हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार। मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। ये मेरा नया हेल्थ अवेयरनेस वीडियो है जो कि रेनल फेल्योर, किडनी का काम न करने पे पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, तब उन्हें पता चलता है वो बीमार है, तब वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या किडनी में स्टोन या रुकावट है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये सिम्टम्स का यदि अर्ली पहचान कर लिया जाए तो वो अर्ली स्टेज में पहुंच जाएंगे तो कुछ इलाज संभव है, नहीं तो किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, ब्लड में टॉक्सिन की मात्रा जमा हो जाती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है, और बहुत पेशेंट अंत समय में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो ये किडनी है, ये हमारे शरीर में किडनी है जिसको गुर्दा कहते हैं हिंदी में, आमतौर की भाषा में। और दो होती है जो शरीर के कमर के पिछले हिस्से में होती है। ये दो किडनी होती है, और ये किडनी का हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिससे कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल रूप में चलती रहे। यदि भगवान ने हमें दो किडनी दिया है, वन पेयर किडनी दिया है जो कि हमारे जीवन की सारी प्रणाली को नॉर्मल चलाने के लिए अति आवश्यक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एक गुर्दा निकाल दिया भी जाए तो एक गुर्दा, एक किडनी नॉर्मल है तो हमारी जिंदगी चल सकती है। तो किडनी का फंक्शन क्या है? जैसे ये दिल है, दिल ब्लड पंप करता है। हम जो खाना खाते हैं ब्लड में जाता है, खाने के साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है बॉडी में जिससे टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होते हैं। हम जो खाना खाते हैं या मेडिसिन खाते हैं या बहुत सारी चीज़ खाते हैं एनवायरनमेंट में, उसमें बहुत हानिकारक चीज़ भी होती है जिसे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है, और किडनी वो काम करता है। तो जो भी टॉक्सिन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, या वाटर होता है, या नमक खाते हैं एक्सेस नमक होता है, ये बॉडी से निकालने का काम किडनी का होता है। सारे बॉडी में बहुत तरह के टॉक्सिन्स बनते हैं जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन के साथ साथ हजारों मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसको किडनी बाहर निकाल देती है फिल्टर करके। अच्छे चीज़ को बॉडी के अंदर रख लेती है जैसे एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन होता है जो हमारे लिए जरूरी होता है, जिससे शरीर में सूजन नहीं होती है। दूसरी का फंक्शन क्या है उसका? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। बॉडी में जो किडनी होती है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होती है जो फंक्शन करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। एक्सेस वाटर होता है उसे एक्सक्रीट कर देती है, एक्सेस सोडियम होता है, साल्ट होता है, उसको निकाल देती है जिससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ती है। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होती है जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल भी किया जाता है, या डिहाइड्रेशन में वाटर को प्रिजर्व करने का भी कोशिश किडनी करती है। इसके साथ साथ जो बॉडी में ब्लड बनती है, खून बनती है, वो डिपेंड करता है एक हार्मोन पे जिसे इरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है तो ये इरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनना बंद हो जाता है। एक तरह का हार्मोन्स है, एक तरह का केमिकल्स है इरिथ्रोपोएटिन, जिससे ब्लड बनती रहती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो हीमोग्लोबिन फॉल करती है तो हमें इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसके साथ साथ ये देखिए, हड्डी के बोन के हेल्थ के लिए भी किडनी बहुत जरूरी है। हमें विटामिन खाने में, विटामिन डी जो है वो खाने में मिल जाती है, या सूरज की रोशनी में हमें विटामिन डी मिल जाती है, लेकिन इसका एक्टिव फॉर्म, एक्टिव जो विटामिन होता है, विटामिन डी होता है, वो किडनी में बनता है। लीवर में उसकी कुछ प्रोसेस होती है, फाइनल जो विटामिन डी बनती है वो किडनी में बनती है। तो किडनी यदि खराब होती है तो विटामिन डी कम हो जाता है, एक्टिव विटामिन डी नहीं होती है, और बोन कमज़ोर होने लगते हैं, बोन का कैल्शियम ख़त्म होने लगता है, ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है।
तो इस तरह की सारे काम हमारे दोनों एक पेयर किडनी जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में एसिड भी बनते हैं। हम जो खाना खाते हैं बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा एसिड बनते हैं, और बॉडी के लिए एक सर्टेन पीएच, ऑप्टिमम पीएच होता है जो 7.4 के आसपास होता है। वो इसी पीएच पे हमारे शरीर की सारी नॉर्मल केमिकल प्रोसेस होती है जिससे हम जिंदा रहते हैं। तो यदि ब्लड का पीएच एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है तो हमारी जो बॉडी की सारी केमिकल प्रोसेस है काम करना बंद कर देती है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ब्लड का जो एसिडिटी है, एल्कलिनिटी है, क्षार है, से थोड़ा सा ब्लड एल्कलाइन होता है, 7.4 होता है। न्यूट्रल जो पीएच है 7 होता है, लेकिन हमारा ब्लड एसिडिक नहीं होकर थोड़ा एल्कलाइन साइड में होता है। तो हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी फेलियर का। किडनी का काम हमने जान लिया, जैसे कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी में एक्सेस वाटर है उसको निकाल देना, बॉडी में जो सोडियम पोटासियम जो हम साल्ट खाते हैं, सोडियम है बॉडी में रख के वो बीपी मेंटेन करता है, पोटासियम है नर्व की एक्साइटेबिलिटी मेंटेन करती है, हार्ट के नर्व का कंडक्शन मेंटेन करता है। तो पोटासियम भी नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ टॉक्सिन, शरीर में बहुत तरह के जहर बनते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, इसके साथ बहुत सारे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसे निकालना बॉडी में बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, जैसे हमने बताया, सोडियम को रिटेन करके, फ्लूइड को निकाल के, बीपी को मेंटेन करना एंजियोटेंसिन सिस्टम के द्वारा किडनी का एक महत्वपूर्ण काम है। इरिथ्रोपोएटिन बनाना, जिसके साथ हमारे बोन से खून आरबीसी बनते रहें, ये किडनी का एक महत्वपूर्ण काम है। विटामिन डी एक्टिव बनाना किडनी का महत्वपूर्ण काम है। तो ये सारे अगेन हम आपको जस्ट एम्फेसिस देने के लिए, ये सारा जो हमारा किडनी का फंक्शन है, ये सारे हमारे किडनी के फंक्शन हैं जिसके द्वारा हमारी जिंदगी नॉर्मल चलती रहती है। जब किडनी खराब होती है तो किडनी सिकुड़ भी जाती है। बहुत ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें किडनी श्रिंक हो जाते हैं, और 7 सेंटीमीटर का जब किडनी सिकुड़ जाता है जवान लोगों में, एडल्ट लोगों में, या इसका मतलब है कि किडनी की फंक्शन काफ़ी कंप्रोमाइज हो गई है। और एक बार किडनी सिकुड़ जाता है तो फिर नॉर्मल नहीं होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि किडनी सिकुड़ गई है, एट्रोफी हो गई है और नॉर्मल हो सकती है दवाओं से। एक बार इंजरी हो गई तो ये किडनी फिर नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें एक्यूट इंसल्ट होता है किडनी को, जैसे एक्यूट रेनल फेलियर हो गया, दोनों किडनी में पथरी बन गई, किडनी की नली को पथरी स्टोन जाम कर दिया या पथरी जाम कर दिया, और अचानक क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो एक्यूट क्राइसिस के समय उसको आप डाइवर्ट कर दें या ट्रीट कर दें तो क्रिएटिनिन नॉर्मल भी हो सकता है। तो एक्यूट रेनल फेलियर, जैसे अचानक हाइपोटेंशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस ब्लड लॉस हो गया, उसमें भी रेनल फेलियर हो सकते हैं। लेकिन एक्यूट रेनल फेलियर नॉर्मल हो सकता है यदि तुरंत ट्रीटमेंट हो गया तो। लेकिन क्रोनिक रेनल फेलियर हो गया, धीरे 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 इंसल्ट होते हुए किडनी बिल्कुल खत्म हो गई, क्रोनिक चीज वापस नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन एक्यूट किडनी फेलियर इमीडिएटली ट्रीटमेंट से नॉर्मल भी हो जाती है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं रेनल फेलियर के? तो जब भी हमारे बॉडी में जब किडनी फेल कर जाती है तो सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन सारे हमारे एपेटाइट सेंटर पे, ब्रेन पे एक्ट करता है और हमारी भूख को मिटा देता है। उल्टी की महसूस होती है, नौजिया, जो फूड देखे होगा उल्टी जैसा महसूस करना, या कभी कभी उल्टी भी होती है, ये बहुत कॉमन फाइंडिंग है। तो नौजिया, वॉमिटिंग, आप फूड लेके जाएं, फूड कोई खाना नहीं चाहेगा, रीचिंग होगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। ये रेनल फेलियर में होता है कि खाना अच्छा लगना बंद हो जाता है, खाना से लोग भागते हैं, ये फीचर है। और
जब क्रोनिक रेनल फेल्योर होता है, जब टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो नर्व इरिटेट होती है, जीआई ट्रैक्ट का हिक्कप हो सकता है, इस तरह की सिम्टम्स हो सकती है। तो यदि आप कॉमन आदमी ये सिम्टम्स को जान ले तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप तुरंत कंसल्ट करो डॉक्टर को। इसके साथ जो ये टॉक्सिन है वो गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है। ये सारा जो हम सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिस्टम किडनी खराब होके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। ये हर सिस्टम पे एक ऑर्गन जब काम करना बंद कर देती है तो बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जैसे जीआईटी सिस्टम, खान पान का जो इंटेस्टाइन का सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट कर सकता है। तो गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। तो इसलिए जो रेनल फेल्योर के पेशेंट को हम ये भी देते हैं कि रेविप्राजोल भी देते हैं। तो इपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होगा, नोजिया होगा, ब्लोटिंग होगा, हिक्कप होगा और वोमिटिंग होगा, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और एक टेस्ट होती है जब ये सिम्टम्स होते हैं तो एक क्रिएटिनिन जो टेस्ट होती है ब्लड की, जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है, ये क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और जब किडनी में ये क्रिएटिनिन तभी बढ़ती है जबकि 50 to 60 70% किडनी का फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है। तो भगवान ने हमें इतना रिजर्व दिया है, एक किडनी की जगह 2 किडनी दिया है। एक किडनी आप निकाल दे फिर भी क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है, और दूसरी किडनी भी जब डिटोरिएट करना फंक्शन डिटोरिएट करती है, एक ही किडनी है वो भी 50% फंक्शन करना बंद कर दी तो क्रिएटिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिएटिन बढ़ना एक लेट फीचर है। तो ब्लड सैंपल में क्रिएटिन बढ़ी हुई है तो किडनी अफेक्टेड हो सकती है। यूरिन में आप देख सकते कलेक्ट करें, उसमें प्रोटीन कर सकते हैं तो प्रोटीन बढ़ी हुई हो सकती है। तो ये 2 कॉमन टेस्ट हैं। साथ साथ जब किडनी फेल कर जाती, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, क्रोनिक रेनल फेल्योर होती है, क्रिएटिन बढ़ी होती है काफ़ी दिनों से 3, 4, 5, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, पेशेंट को एनीमिया होते हैं। और साथ साथ जो बॉडी में एनीमिया होते हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्रेन को, लंग से ऑक्सीजन जाएगी नहीं ब्रेन को, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है, आरबीसी होती है, यही ऑक्सीजन कैरी करती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, सांस की दिक्कत होगी, पेशेंट तुरंत थक जाएगा, तुरंत हाँफने लगेगा। और खून की कमी हो गई तो फैटिक हो जाएगा, थोड़ा चलेगा तुरंत थक जाएगा। ये कॉमन सिम्टम्स है। थोड़े से चढ़ने पे सांस फूलना, थक जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है किडनी फेल्योर के। वजन लॉस होना, वेट लॉस होना, यदि किडनी खराब हो गई है लेकिन यूरिन बन रही है तो फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो रही है बॉडी में, तो आदमी का वजन लूज कर सकता है, आदमी थीन हो सकता है, पतला हो सकता है, वजन कम हो सकता है। लेकिन यदि किडनी इतनी ज़्यादा खराब है कि पानी को बॉडी से निकालने की पावर खत्म हो गई किडनी की, तो बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेट होगा जिसके कारण शरीर में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो जब शरीर में स्वेलिंग होगी, किडनी जब फ्लूइड नहीं निकाल पाते हैं तो ये बॉडी में स्वेलिंग होगी। दबाने पे आपको इडेमा दिखेगी जिसको स्वेलिंग कहते हैं। इसके साथ साथ जब लंग में हार्ट पे लोड पड़ेगा, फ्लूइड ज़्यादा रिटेन होगा, लंग में पानी जमा होगी तो सांस की तकलीफ होगी। जब आयरन की कमी है, आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, इरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो बोन से खून नहीं बन रही है। ब्लड जो बनता है एडल्ट में वो बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में आरबीसी बनती है, उसके लिए इरिथ्रोपोएटिन जरूरी होता है। ये इरिथ्रोपोएटिन किडनी से सिक्रीट होती है, लेकिन जब किडनी खराब हो गई तो इरिथ्रोपोएटिन नहीं बनेगी और हीमोग्लोबिन कम होना शुरू होगा। ऐसे कंडीशन में इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, और इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है, आयरन का भी इंजेक्शन देना पड़ सकता है।
अब पेशाब में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब किडनी फेल हो गई तो ऐसा हो सकता है कि किडनी की कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी कम हो जाएगी, तो यूरिन ज़्यादा बन सकती है, जो कि टॉक्सिन तो नहीं निकालेगी लेकिन पानी ज़्यादा निकालेगी। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बार बार यूरिन आना या रात को यूरिन आना, ये एक सिम्टम्स हो सकता है। फ्रोदी यूरिन हो सकता है, यूरिन में बहुत सारे बबल बन सकते हैं। वैसे कभी कभी पेशाब की धार से भी बबल बन सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव बबल बन रहे हैं तो हो सकता है यूरिन में प्रोटीन निकल रहा हो, एल्ब्यूमिन निकल रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में यूरिन का प्रोटीन के टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। जब किडनी फेल होती है, किडनी की ग्लोमेरुलाई आरबीसी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, या किडनी ट्यूमर में भी ब्लड आ सकता है, किडनी में स्टोन है तो भी ब्लड आ सकता है। और कभी कभी फेस में भी स्वेलिंग हो सकती है, पूरी फेस स्वेलिंग है। पेरीऑर्बिटल एडेमा हो सकती है, चेहरे में सूजन हो सकती है, पैरों में सूजन हो सकती है। ये भी एक सिम्टम्स है क्रोनिक किडनी फेलियर के। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कार्डियक प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जैसे हमने बताया, डिस्कस किया कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। वैसे ही दिल पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? जब किडनी खराब हो गई है तो फ्लूइड को निकाल नहीं रही है, फ्लूइड रिटेंशन होगा। फ्लूइड जब रिटेंशन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हाइपरटेंशन एक फीचर हो सकता है। यदि किसी को अचानक हाइपरटेंशन डेवलप किया है तो उसका कारण ढूंढने की जरूरत है कि मेरी किडनी तो कहीं खराब नहीं है। बात वैसे तो दूसरी वजह भी हो सकती है, बिना कोई वजह के भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, यंग पेशेंट बंदे को हाइपरटेंशन हो रही है और सांस की तकलीफ हो रही है, तो ये देखना जरूरी है कि हमारी किडनी फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। जब लंग में पानी जमा हो जाती है तो सांस की दिक्कत हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और जो हार्ट के जो लेयर होते हैं, ये जो किडनी में जो टॉक्सिन निकालती है वो नहीं निकाल पा रही है, वो टॉक्सिन जाके यूरेमिक टॉक्सिन कहते हैं। यूरेमिक टॉक्सिन यूरिया क्रिएटिन और टॉक्सिन पदार्थ जो होता है हार्ट के लेयर होते हैं उसमें सूजन कर देती है, जिसको यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होके हार्ट के फंक्शन को भी कंप्रोमाइज कर सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये कार्डियक सिम्टम्स है रेनल फेलियर के। किडनी का फंक्शन खराब होना दिल को कैसे इफेक्ट कर सकता है, ब्लड प्रेशर को कैसे इफेक्ट कर सकता है, सांस की तकलीफ को कैसे बढ़ा सकता है, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ यदि रेनल फेलियर यंग एज में हो गया है, पेशेंट मैरिड है लेकिन किडनी फेलियर हो गया है, तो उसकी सेक्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इरेक्शन भी नहीं हो सकती। ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, वजन कम भी हो सकता है या शरीर में स्वेलिंग भी हो सकती है, माउथ में स्मेल आएगा, बैड स्मेल आएगा। जो टॉक्सिन किडनी यूरिन में निकालती थी वो निकाल नहीं रही है, बॉडी में जमा है, तो माउथ से जब ब्रीथ करेंगे तो स्मेल आएगी। जिसका रेनल फेलियर हो गया है तो माउथ में यूरेमिक ब्रेथ मिलेगी। वॉमिटिंग हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, वीकनेस होगा, एनर्जी कम फील होगा। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम सिम्टम्स हो सकते हैं। एक बार हिंदी में देख लें, पेशाब में प्रोटीन आ सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, भूख लगना कम हो सकता है, पेशाब बनना कम हो सकता है, पेशाब करते समय प्रॉब्लम हो सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, किडनी में स्टोन भी हो सकती है, रुकावट हो सकती है। सर्जिकल कॉज है, मेडिकल कॉज, हजारों मेडिकल कॉज भी है। कमर के नीचे में दर्द हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स है। एक बार हिंदी में मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। इसके ये भी हिंदी में है जो सिम्टम्स लिखी हुई है, उल्टी आना, नॉजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। बॉडी में जब टॉक्सिन डेवलप जमा हो रही है तो ये स्किन है,
जैसे हमने हार्ट की सिम्टम्स एक्सप्लेन किया, जीआईटी की सिम्टम्स एक्सप्लेन किया, सांस के सिम्टम्स एक्सप्लेन किया, वैसे ही स्किन है जिसको हम आप देख सकते हैं। जब बॉडी में टॉक्सिन जमा होगा, ये टॉक्सिन नर्व स्किन में जो नर्व है उसको इरिटेट करेगा और इचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली करेगा, इस तरह खुजली करेगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि पिगमेंटेशन हो सकता है या इचिंग के मार्क्स हो सकते हैं, खुजली के निशान हो सकते हैं। या जब प्लेटलेट्स कम होगा तो छोटे छोटे स्किन में ब्लड हो सकते हैं, क्योंकि जब किडनी खराब हो जाती है तो ये टॉक्सिन जो बनती है वो प्लेटलेट्स, एक खून में एक सेल बनता है जिसका काम होता है खून का थक्का जमाना, ब्लीडिंग को रोकना। वो जब काम नहीं करेगी तो छोटे छोटे ब्लीडिंग हो सकते हैं, जिसको पेटेचियल रैक्स कहते हैं, या हेयर फॉल भी हो सकते हैं। अब हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अब नर्व्स, ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब किडनी फेल कर रही है, किडनी फेल हो गई है, जब ये टॉक्सिन जमा हो रहे हैं बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो रहे हैं, एसिड बेस, बॉडी में जो एसिड बेस होते हैं एसिड बढ़ रही है, सोडियम पोटासियम नॉर्मल नहीं है, तो हमारे ब्रेन पे, और टॉक्सिन जमा हो गई है, वो हमारे ब्रेन पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो ये देखिए, नींद नहीं आएगी, ऑक्सीजन या पीप की जरूरत पड़ेगी, और इसे रात भर अचानक उठ जाएगा, सांस फूल रहा है, सो नहीं पाएंगे, इरिटेशन होगी, रेस्टलेसनेस होगी, इसके साथ होगी हाथ में ट्रिमर होगी, ऐसे हाथ रखने के लिए कहेंगे तो हाथ ऐसे हो जाएगी इस तरह, जिसको एस्ट्रेक्सिस कहते हैं। ये भी एक सिम्टम्स है रेनल फेल्योर का। उसके बाद जर्क हो जाएगा, अचानक मसल ट्विच करेगा, ट्विचिंग होगी, ट्रिमर होगी, या मायोकुलस कॉन्ट्रैक्शन होगा। कभी कभी दौरा भी पड़ सकता है, सीजर भी आती है, जब सोडियम पोटासियम और टॉक्सिन का इफेक्ट ब्रेन पे पड़ता है, ब्रेन के सेल में सूजन हो जाती है और टॉक्सिन की वजह से दौरा भी पड़ सकता है, जिसे सीजर कहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन पे प्रभाव हो सकता है किडनी फेल्योर का। सो नहीं पाएंगे, इरिटेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगा, मायोक्लिनिक जर्क हो सकते हैं, एस्ट्रेक्सिस हो सकता है, ट्रीमर हो सकता है, बॉडी अनस्टेबल हो सकता है, कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने का फंक्शन गड़बड़ हो सकता है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो सकता है, और दौरा भी पड़ सकता है। ये किडनी फेल्योर का हमारे दिमाग पे, हमारे ब्रेन पे असर हो सकता है। इसके साथ मसल क्रैम्प हो सकता है, जैसे कि ये टॉक्सिन है और बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पा रहे हैं, तो कैल्शियम की कमी हो गई और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मल हो गए, कभी कभी डायलिसिस के बाद भी होते हैं। मसल क्रैम्प हो सकता है, मसल में क्रैम्प होगी और मसल टीच होगी और रेस्टलेस लेग होगा, लेग जो होंगे वो रेस्टलेस होंगे। ये बोन में चेंज, अब बात कर रहा हूं मैं, बोन में क्या चेंज होंगे, जैसे अभी मैंने बात किया ब्रेन में क्या चेंज होंगे, जीआईटी में क्या चेंज होंगे, हार्ट पे क्या चेंज होंगे। अब बोनी सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, बोन कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बोन में जो है विटामिन डी नहीं मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और बोनी हेल्थ के लिए एक्टिव विटामिन डी की जरूरत होती है, और एक्टिव विटामिन डी जो है वो किडनी बनाते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट को जिसकी रेनल फेलियर हो गई है और क्रिएटिनिन बढ़ी हुई है, उसको विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो खून है, ब्लड है, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे जो ब्लड है उसमें एक प्लेटलेट्स होता है, एक सेल होते हैं, जैसे एनीमिया आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वैसे ये प्लेटलेट्स होते हैं। इसका काम होता है ब्लीडिंग रोकना। जब बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं वो प्लेटलेट फंक्शन को कमजोर कर देते हैं, प्लेटलेट्स को सही ढंग से फंक्शन नहीं करने देते हैं,
जिसके कारण छोटे से भी ट्रॉमा से ब्लीडिंग हो सकती है। और ये कैपिलरीज ब्लीडिंग होती है, वो नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, टिथ से ब्लीडिंग हो सकती है, गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन से ब्लीडिंग होके जिसे पेटेची कह सकते हैं, या कभी हल्का सा कट गया तो ब्लीडिंग रुकने में समय लग सकता है। और ऐसे पेशेंट को सर्जरी करने से पहले भी कभी कभी हमें डायलिसिस देके प्लेटलेट्स फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत होती है, और भी प्रोसीड्योर करने पड़ते हैं कि ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। रेनल फेल्योर पेशेंट में सर्जरी करने से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमने जैसे बात किया कि दिल पे प्रभाव हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड होने के कारण हार्ट फेल्योर में जा सकता है। लंग में जो फेफड़े में है पानी जमा हो सकता है, जिसे पल्मोनरी एडेमा कहते हैं। इसमें डायलिसिस की इमरजेंसी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम कहेंगे कि ब्लड टेस्ट में नॉर्मल आदमी कैसे पता करे कि भाई क्रिएटिनिन है, सोडियम कितना होता है, पोटासियम कितना होता है। ये नॉर्मल लेवल में दे रहा हूं कि एक कॉमन आदमी भी देख ले कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये कॉमन है कि क्रिएटिनिन 1.2 तक नॉर्मल होता है। ये क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोटासियम है, यदि ये पोटासियम बढ़ता है तो हाइपरकैलेमिया कहते हैं। यदि 5.5-6 से ज़्यादा पोटासियम बढ़ती है तो ये इमरजेंसी है। 5.5 या 6 से ज़्यादा पोटासियम बढ़ती है तो मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि हार्ट को ये रोक सकता है। तो इसमें भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या पोटासियम कम करने की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी में जो सोडियम होता है वो 130 होता है, 130 के आसपास होता है। ये भी यदि आप जान गए, क्योंकि जब क्रोनिक रेनल फेल्योर होती है तो जिंदगी भर इलाज की ज़रूरत पड़ती है। यदि कॉमन आदमी जान ले कि हमारा सोडियम पोटासियम का लेवल क्या होता है, तो वो डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर सकता है कि मेरी रिपोर्ट ये है। अभी कोरोना का समय है, कोविड का समय है, यदि डॉक्टर के पास ना जाए, यदि इतनी थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो डॉक्टर को कम्युनिकेट करके दूर से भी मदद ले सकता है। और जैसे हमने बताया बॉडी का पीएच जो होता है 7.4 के आसपास होता है। ये सैंड सिम्टम्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि भूख ना लगना, नौजिया होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, शरीर में सूजन होना, खून का कमी होना, सांस का फूलना, यूरिन कम आना या ज़्यादा भी आना हो सकता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। ब्रेन में रेस्टलेसनेस होना, ये सारे सिम्टम्स है। तो जब रेनल फेल्योर किसी को हो गई तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जान को इमरजेंसी कंडीशन में कभी कभी डायलिसिस की ज़रूरत होती है। एक डायलिसिस जो होती है वो हीमोडायलिसिस होती है, ब्लड को साफ करते हैं। दूसरी डायलिसिस होती है उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इसमें यूरोलॉजिस्ट पेट के अंदर एक ट्यूब डाल देते हैं, उसमें पानी डाला जाता है जिससे टॉक्सिन उस पानी में आके बॉडी से निकल जाते हैं। तो दो तरह की डायलिसिस होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये कुछ साइंस है कि इसमें एक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन है। जब हाइपरकैलेमिया है, पोटासियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 5.5 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जान का खतरा हो सकता है। छाती में एडेमा हो गया, लंग में पानी बहुत जमा हो गया है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो एक इमरजेंसी है। तो ये कुछ साइंस हैं। और ये हो रही है, ट्रेमर हो रही है, स्ट्रेक्सिस हो रही है, तो लोग को समझना चाहिए कोई इमरजेंसी है और तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को या कोई भी डॉक्टर से इमरजेंसी कंसल्ट करना चाहिए। ये हाइपरकैलेमिया जो होते हैं, क्योंकि रेनल फेल्योर होती है, किडनी जब फेल कर जाती है तो बॉडी में ये पोटासियम को निकालने की क्षमता, एसिड को निकालने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब ये पोटासियम बढ़ जाते हैं, जिसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं,
ये हाइपरकैलेमिया जानलेवा हो सकता है। एक नॉर्मल किडनी फंक्शन ये हार्ट की गति को मेंटेन करने के लिए जरूरत है। यदि किडनी फेल हो गई तो पोटासियम बढ़ सकती है, क्योंकि किडनी ये पोटासियम को एक्सक्रीट करता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ में पोटासियम होते हैं और ये फ्रूट्स हैं, केला हो गया, टोमेटो हो गया, संतरे होंगे, नींबू हो गए, कोकोनट वाटर हो गए, ये सारे ग्रेप्स हो गए, ये फूल पोमग्रेनेट हो गया, अनार हो गए, ये सारे फ्रूट्स पोटासियम रिच है। और किडनी जब खराब होती है तो बॉडी में पोटासियम का सेक्रेशन बंद हो जाता है और वो हार्ट की जो रेट है उसको इफेक्ट कर सकती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इफेक्ट कर सकती है, हार्ट रुक सकती है। इसलिए ये सारे फ्रूट्स का, पोटासियम रिच फ्रूट्स की जानकारी पेशेंट को जरूरत है कि अपने डाइट में इसका प्रयोग ना करें जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, क्योंकि ये हाइपरकैलेमिया जानलेवा भी हो सकता है। और हम चाहेंगे इन सारे चीज का नॉर्मल लेवल क्या होता है उसकी जानकारी यदि है तो कोविड टाइम में ये आपको हेल्प कर सकती है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि दूर से है, यदि डॉक्टर से मिलना मुश्किल हो रहा है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, तो फोन से भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि मेरी पोटेशियम इतनी है, कितनी इमरजेंसी है, मेरी सोडियम इतनी है, क्रिएटिनिन इतना है, कैल्शियम इतना है। तो ये सारे चीज की जो नॉर्मल वैल्यू है यहाँ लिखी हुई है। यूरिया की वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन की वैल्यू जो है 0.5 to 1.5 तक मैक्सिमम होती है डिफरेंट लैब के लेवल के अनुसार। सोडियम इंपॉर्टेंट है, पोटासियम इंपॉर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं तो आपको मदद कर सकती है। और नेक्स्ट वीडियो मेरा है वो होगा कि ये तो किडनी फेल्योर के सिम्टम्स थे, किडनी फेल्योर में कब इमरजेंसी हो सकती है उसके सिम्टम्स थे, लेकिन क्या किडनी फेल्योर होने से हम बच सकते हैं, इसे जानने के लिए आप इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो होगा कि हम किडनी फेल्योर से कैसे बच सकते हैं, और उसके लिए आप मेरा पेज है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉलेज बढ़ाए, हेल्थ के बारे में नॉलेज बढ़ाए, क्योंकि ये आपको बहुत सारी इमरजेंसी से बचा सकती है। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।